नमस्कार दोस्तों। आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में मैं लाई हूं एक नहीं दो पुस्तकें। जी हाँ, मैं दोनों पुस्तकों के बारे में बात करूंगी जिनकी रचयिता एक ही हैं। आज मैं बात करूंगी काव्य अश्रु विपंची इसके बारे में, और यात्रा वृतांत और पत्र संग्रह है घुमक्कड़ी और चिट्ठियां। एक काव्य और दूसरा यात्रा वृतांत और पत्र। जी हाँ, ये दोनों चीजें, दोनों विधाएं, दोनों बातें इसमें हैं। और इनकी रचयिता के बारे में बता देती हूँ। इनकी रचयिता हैं श्रीमती अनूप कटारिया। जी हाँ, तो अब मैं एक एक करके इन दोनों पुस्तकों के बारे में आपके साथ साझा करूंगी। सबसे पहले मैं आपको अनूप जी के बारे में बता देती हूँ। ये मैडम झुंझुनू में इनका जन्म हुआ। एमए संस्कृत में, आयुर्वेद रत्न है, अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं और 36 वर्षों से आकाशवाणी से वार्ताओं का प्रसारण हो रहा है। 3 इनके काव्य आ चुके हैं, एक यात्रा वृतांत पत्र संग्रह आ चुका है। सेवानिवृत्त उपाचार्य सेठ नेतराम मगराज टीबड़े वाला राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू, और वर्तमान में ये जयपुर निवासी हैं। तो ये था इनका व्यक्तित्व और इनके कृतित्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अश्रु विपंची, नाम बहुत ही आपको अलग सा लग रहा होगा, मैं बताऊंगी इसके बारे में। इस काव्य की प्रस्तावना लिखी आचार्य डॉक्टर डी.सी. शर्मा, पूर्व प्राचार्य श्री सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय अजमेर और पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं ये डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के। इनका कहना है कि इनकी कविताएं स्फूर्तिदायक हैं। इनमें प्रेम, राग, क्रोध, उत्साह, चिंता, करुणा आदि भाव हैं। भाषा सरल सपाट है और कहीं कहीं अलंकृत है। तो मैं बता देती हूं अब इस पुस्तक के बारे में कि इसमें क्या है। इस पुस्तक की समीक्षा करते हुए मुझे ऐसा लगा कि श्रीमती अनूप जी संस्कृत की प्रकांड पंडित हैं, क्योंकि बहुत इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब मैं इसके बारे में बताती हूं कि इसमें मुक्त छंद कविताएं हैं 95, 5 कम, 100 में से 5 कम, 95 मुक्त छंद कविताओं में जीवन का अनुभव है। अनूप जी प्रिंसिपल रही हैं उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूर जखोली, जो समुद्र तल से 5,500 फीट ऊपर है। इन्होंने वहां 3 वर्ष कार्य किया। और इनके जो जीवन साथी श्री मंगल मूर्ति वरिष्ठ चिकित्सक, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें इनकी कविताओं में रुचि रही है। श्रीमती अनूप संस्कृत की ज्ञाता है। इनकी कविताओं में मूल्यों के क्षरण को लेकर गहन चिंता व्यक्त हुई है। रिश्तों के बिगड़ने से कुपित हैं, व्यथित हैं, धर्म के नाम पर पाखंड की विरोधी हैं ये। इनकी कविताओं में उदासीनता व नैराश्य भाव मुझे महसूस हुआ ज्यादा है। प्रकृति के उपादानों का मानवीकरण किया इन्होंने। अतीत की दुखद अनुभूतियां भी हैं, बिछोह है, मिलन है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। आशावादी हैं। संयोग श्रृंगार रस भी है। प्रेम की परिभाषा बांची गई है। गांव में बचपन को याद किया, पीढ़ियों के अंतर को वेदना में ढाला है। इन्हें शिकायत है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का सम्मान क्यों नहीं करती। कालिदास के मेघदूत महाकाव्य से प्रभावित है। वृद्धावस्था को जीवन का विश्राम कहा इन्होंने। जीवन और जिंदगी का इन्होंने मधुर सरगम कहा है इसे। पर्यावरण की बिगड़ती अवस्था को देखकर चिंतित है। संयुक्त परिवार की टूटन इनकी चिंता है। कुल मिलाकर जीवन यात्रा की इनकी झांकी दिखाई दी है। अश्रु विपंची अर्थात आंसुओं की वीणा। नवलेखक इसमें इससे नए शब्द सीखेंगे। निवेदन है, और इनसे निवेदन है कि इसमें तद्भव शब्द भी बहुत अधिक प्रयोग करें, साथ ही लोक भाषा बोलियों का भी प्रयोग करें। इन्होंने संस्कृत, मैंने बताया क्योंकि संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता है ये, और क्योंकि इससे आम जो पाठक हैं वो भी इससे जुड़ पाएंगे। आशावान कविताएं रचें। इसमें मुझे थोड़ी निराशा ज्यादा लगी, ताकि युवा पीढ़ी तनाव से जूझने को तैयार रहे और संघर्ष करने की उनमें शक्ति बनी रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसमें से 1-2 कविताएं पढ़कर सुनाती हूं, जैसे कि इस प्रोग्राम में मैं करती हूं। तो सबसे प्रथम कविता जो है नारी अस्मिता। जी हाँ, चिंतनीय प्रश्न यह है कि संस्कार कैसे बचेंगे। इस कविता में बताया, नारी विमर्श है इसमें।
नारी अस्मिता सुनिए। सीता का हरण कर राक्षस हुआ बदनाम, नहीं रखा किसी ने अपने पुत्र का रावण नाम। दुशासन ने किया था द्रौपदी का चीर हरण, इसलिए इसका भी हो गया था मरण। सृष्टि चक्र का केंद्र बिंदु है नारी, उसका हो रहा है यौन शोषण भारी। रावण और दुशासन से भी बढ़कर दुष्ट धरती पर कर रहे हैं अपना पोषण। सीता और सावित्री की वसुधा पर खूब मिल रही है पापियों को शरण। रावण ने सीता का नहीं किया संस्पर्श, वह तो सहर्ष चाहता था उसका वरण। कलयुग ने तो ऐसा मुंह खोला है, नेता और संत भी कर रहे हैं यौन भक्षण। नारी की अस्मिता रोज हो रही है लहूलुहान, नैतिक मूल्यों का हो रहा है क्षरण। दामिनी के दमन चक्र से उठ रही चीत्कार, मानव संस्कृति का अब कैसे बच सकेगा संस्कार, कैसे बच सकेगा संस्कार। ये चिंता शायद समस्त नारी जाति की है। और अब मैं एक और कविता का पाठ करती हूं, यह है स्मृति कलश। दरअसल अश्रु विपंची इस शीर्षक के नाम से कोई कविता नहीं है इसमें, लेकिन स्मृति कलश में इसको प्रयोग किया गया, इस शब्द को, इस रूपक को। मेरी अभिन्न सखियों, याद तुम्हारी सीप की मुक्ता बन मेरे अतीत को सजाती है। याद तुम्हारी स्वाति नक्षत्र की बूंद बन मेरे हृदय घट में रम जाती है। याद तुम्हारी कोकिल रव की तरह घन घटा बन बरस जाती है। याद तुम्हारी मुक्ता मणि का सूत्र बन मेरे गले में लिपट जाती है। याद तुम्हारी पपीहे की प्यास बन तुमसे मिलने को अकुलाती है। याद तुम्हारी ढोला की मारू बन मरु की सिकता में सिकती है। याद तुम्हारी कस्तूरी गंध बन 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 मुझे भटकाती है। याद तुम्हारी अश्रु विपंची बन मेरे रोम कूपों में झर जाती है। याद तुम्हारी सपेरे की बीन बन नागिन की तरह लहराती है। याद तुम्हारी नन्ही कलम बन विराट अक्षर में ढल जाती है। याद तुम्हारी पारावर में पतवार बन मुझे साहिल तक पहुंचाती है। याद तुम्हारी उज्जवल हास बन जीवन का मधुमास बन जाती है। याद तुम्हारी उमंग उल्लास बन नित नई आस जगाती है। याद तुम्हारी मधुकर की गुंजन बन आनंद सुधा रस भरती है। याद तुम्हारी कुबेर का खजाना बन मेरे घर आंगन में बरसती है। याद तुम्हारी दीपावली का दीप बन देहली पर मेरी जगमगाती है। याद तुम्हारी होली का रंग बन मेरे अंग अंग में समा जाती है। याद तुम्हारी नव वधू की पायल बन हृदय के तारों को झंकारती है। याद तुम्हारी चंदा की कुमुदिनी बन मेरे हृदय सरोवर में खिलती है। याद तुम्हारी काना की मुरली बन मेरे अधरों से लग जाती है। याद तुम्हारी स्मृति कलश बन मेरे मन मंदिर में स्थापित है। मेरे मन मंदिर में स्थापित है। मेरे मन मंदिर में स्थापित है। कितनी सुंदर कविता, सखी के नाम, क्या बात है, सखियों के। और अब मैं आखिरी कविता है इसकी, अधूरा अधूरा सा। गए हो जब से तुम परदेश, देखिए विरह रस है इसमें, वियोग श्रृंगार। गए हो जब से तुम परदेश, आंगन सूना सूना सा लगता है। जीवन भी अब तुम बिन हमें अधूरा अधूरा सा लगता है। थप थप करते कदमों की आहट जब पड़ती थी कानों में, मन उल्लसित हो उठता था, रस भर जाता था गानों में। गए हो जब से तुम परदेश, आंगन सहमा सहमा सा लगता है। पुष्पों में हास बिखर जाता था, तुम्हारे सानिध्य की फुहार से लहलहाता उपवन निखर जाता था, तुम्हारी सिंचन की मनुहार से। गए हो तुम जब से परदेश, पत्ता पत्ता मुरझाया सा लगता है। शयन कक्ष की वह गुदगुदी शैया तुमसे ही शोभित होती थी। कोनों में सजी तुम्हारी तस्वीरें भी तुमसे ही बातें करती थी। गए हो तुम जब से परदेश, कोना कोना चुप चुप सा लगता है। तुमसे बतियाने को मन मचलता था, पूछते थे हर किस्से को गहराई से, हर समस्या का निदान हो जाता था तुम्हारी सोच और चतुराई से। गए हो तुम जब से परदेश, जीवन नीरस नीरस सा लगता है। गोदी में खेलता था जो बचपन, वह मीलों दूर तड़पता है। तुम्हारी एक झलक पाने को यह दिल गली गली भटकता है। गए हो तुम जब से परदेश,
जीवन बिखरा बिखरा सा लगता है, जीवन भी अब तुम बिन हमें अधूरा अधूरा सा लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मित्रों, अब हम चलेंगे इनकी दूसरी पुस्तक पर। जी हाँ, घुमक्कड़ी और चिट्ठियां, आप देख सकते हैं। और मैं बता देती हूं इसके बारे में कि ये दोनों पुस्तकें समर प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई हैं। और अश्रु विपंची, उसका मूल्य था 175 रुपए, पृष्ठ 180। दोनों ही पुस्तकें पेपर बैक में 2020 में आई हैं। और यात्रा वृतांत, इसका भी मूल्य 175 है और पृष्ठ 168। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूं। इस पुस्तक के दो भाग हैं, यात्रा वृतांत और पत्र लेखन। जी हाँ, सब कुछ इसमें है। यात्रा वृतांत में चेन्नई, केदारनाथ, जंगली पथ, दक्षिण यात्रा, महाराष्ट्र यात्रा, जगन्नाथपुरी, यूरोप और डिज्नीलैंड, इन सब शीर्षकों के अंतर्गत उप शीर्षक हैं इसमें। इन्होंने, अनूप जी ने इन सभी की यात्रा की है और इसमें इनको समेटा है। अब साथ से निकलना है तो घूमना होगा या फिर लिखना होगा। अनूप जी घूमी भी हैं और खूब लिखा है, सहेजा और उकेरा है इन्होंने। इनकी विशेषता यही है इस पुस्तक की कि इसमें विदेशी पर्यटन स्थलों के नाम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी हैं। पर्यटन स्थलों का खूब विवरण दिया, विवरणात्मक शैली है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, उपमाएं रूपक कमाल की हैं, तत्सम शब्दों की भरमार है, झड़ी है, सुख दुख कष्ट खुशी सब इसमें बांचे हैं इन्होंने। फ्रांस, पेरिस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोम, कोणार्क, जूहू बीच, आगरा, सब कुछ इसमें है। इसमें मुझे एक कमी लगी कि ये सब अलग अलग जगह की इन्होंने जो यात्रा के उप शीर्षकों में बांट देती तो ज्यादा अच्छा रहता, आसान रहता। एक ही उप शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने 2-3 इसमें समेट दिए। उप शीर्षक से थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा सा स्पष्टता हो जाती है पाठक को। और दूसरा, यात्रा वृतांत का एक लाभ होता है कि इसे पढ़कर जो पाठक है उसे उस स्थल की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता चल जाता है। इन्होंने बड़े रोचक ढंग से लिखा है। बस भाषा की प्रांजलता आम पाठक को थोड़ा दूरी बनाए रखने पर मजबूर करेगी, लेकिन जो सीखना चाहते हैं भाषा को, वो अवश्य पढ़ें इसे। इनकी भाषा पर मुझे महादेवी वर्मा की याद आती है। उनके कृतित्व में भी मुझे इस प्रकार की जो झलक थी, वो जैसा लिखती थी मुझे वैसी झलक इसमें लगी। अब मैं बात करती हूँ पत्र लेखन के बारे में। इसमें 24 पत्र इन्होंने संकलित किए हैं, संस्मरण हैं, 3-4 आलेख भी हैं, पत्र शैली में लिखे हैं, अच्छे हैं। संस्मरण बताया मैंने जैसे। इसमें पत्र 16 में तन्हाई का जिक्र किया इन्होंने, जो उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर महसूस किया। मैं बता देती हूँ 2012 में ये रिटायर हुई थी। और पत्र 17 में इन्होंने पचेरी बड़ी का जो विवरण किया, मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि 2012-13 में मैं भी वहां रही थी, 2012 में भी और 13 में भी। 2012 में या 2011 में मैं 15 दिन वहां रही थी उस गांव में, सिंघानिया यूनिवर्सिटी से जब मैंने पीएचडी किया। तो बहुत सुंदर गांव है पचेरी बड़ी, झुंझुनू में। तो मैं अपने आप को इनके साथ जोड़ पा रही हूँ। प्रकृति का इन्होंने अद्भुत वर्णन किया है। और पत्रों में ननद को पत्र लिखा है, पुत्र को लिखा, समधन को लिखा, साथियों को खूब खूब पत्र लिखे। ये सभी पत्र साहित्यिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भी हैं इसमें। व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है। इन्हें लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने मयूर नृत्य बहुत देखा, खूब आनंद लिया। और अंत में स्मृति शेष में इन्होंने गोलोक गमन के उपरांत, माता की इनके जो मृत्यु हुई उनके गोलोक गमन के उपरांत इनकी जो मनोस्थिति, मनोदशा रही, उसका वर्णन किया। इन्होंने पिता को भी याद किया है इसके अंत में। मुझे कुल मिलाकर दोनों पुस्तकें पठनीय लगी, संग्रहणीय लगी। एक नए तरह की मैंने देखी है पुस्तक, क्लिष्ट भाषा मुझे लगी। जो समझते हैं उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, और जो जानना सीखना चाहते हैं अवश्य पढ़ें। तो चिंतन मंथन जो करना चाहें वे इन दोनों पुस्तकों को खरीद सकते हैं। मैंने आपको प्रकाशक का पूरा विवरण दे दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।